हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू पेंडलम मीडियो पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स ऑफ 30 अक्टूबर 2020। तो जल्दी से आप सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ताकि और लोग भी इस सेशन से जुड़ सकें। और साथ ही ये जो हमारे करंट अफेयर्स हैं ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होते हैं और इनको आप जाकर वेबसाइट पर भी स्टडी कर सकते हैं। वहाँ पे आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए नोटिफिकेशन के लिए। तो इसके अलावा जो लोग RRB NTPC की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो दुरंतो और शताब्दी पैकेजेस हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। इन पैकेजेस में आपको CBT 1 CBT 2 के मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे दोनों CBT के। इसके अलावा साइकोमेट्रिक टेस्ट मिलेंगे, 50+ मिनी टेस्ट होंगे जो कि क्वांट रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस पर बेस्ड होंगे। इसके अलावा आपको 200+ करंट अफेयर क्विजेस मिलेंगी एंड पूरा मॉक टेस्ट में सारा सिलेबस कवर होगा। आपको रियल एग्जाम फील मिलेगी और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो आप आज ही ज्वाइन करिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। एंड जो बच्चे SSC CGL Tier 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए Tier 2 का जो इंग्लिश का कोर्स है वो चल रहा है। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें क्वांट और इंग्लिश की सेपरेट पैकेजेस भी हैं, कंबाइंड पैकेज भी है। आप जाकर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करिए, RRB NTPC की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी, और जो Tier 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं CGL की वो भी एक बार मॉक टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट करिए, दैट इज़ फ्री। एंड इसके अलावा जो बच्चे UP PCS मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जाकर मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको GS के चारों पेपर्स मिलेंगे, essay पेपर मिलेगा एंड साथ ही आपको जनरल हिंदी का पेपर भी मिलेगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और हम जो प्रीवियस डे की न्यूज़ है उसको फटाफट से रिवाइज करते हैं, फिर हम आज के करंट अफेयर्स देखेंगे और उससे जुड़े हम क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो फर्स्ट इज इंडिया US 2+2 मीटिंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली में अभी आपको पता है इंडिया US की 2+2 मीटिंग हुई। 2+2 मीटिंग का मतलब है कि यहाँ पर दोनों ही साइड से फॉरेन मिनिस्टर और जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने पार्टिसिपेट किया एंड इसके चलते जो बेका एग्रीमेंट है BECA, दैट इज बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशल कॉपरेशन, ये साइन किया गया। एंड इसके अलावा ये जो मीटिंग थी इंडिया US 2+2 मीटिंग, ये तीसरी मीटिंग थी। पहली मीटिंग जो थी वो 2018 में हुई थी, दूसरी 2019 में हुई थी और ये थर्ड मीटिंग 2020 में हुई है। एंड इसके अलावा जो ये 2+2 डायलॉग है वो भारत US के अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी इस तरह का मैकेनिज्म है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ ही सेक्रेटेरियल लेवल पे है, नॉट द मिनिस्ट्रियल लेवल। ठीक है। नेक्स्ट श्री मनसुख मंडाविया, ही स्टार्टेड डायरेक्ट पोर्ट एंट्री DP फैसिलिटी ऑफ VO चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट। तो यहाँ पर डायरेक्ट पोर्ट एंट्री फैसिलिटी स्टार्ट की गई है एंड ये जो पोर्ट ट्रस्ट है इसको पहले ट्यूटिकोरिन पोर्ट ट्रस्ट के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम बदलकर VO चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट रख दिया गया है। एंड ये एक मेजर पोर्ट है एंड ये जो डायरेक्ट पोर्ट एंट्री फैसिलिटी लॉन्च की गई है इसकी वजह से जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज एग्रीमेंट वॉज साइन बिटवीन इंडिया पोस्ट एंड US पोस्टल सर्विस। तो इंडिया की पोस्ट और US पोस्टल सर्विस में एक एग्रीमेंट साइन हुआ एंड इससे क्या होगा कि जो भी शिपमेंट्स हैं, पोस्टल शिपमेंट्स हैं, उससे रिलेटेड जो भी डेटा है वो दोनों ही कंट्रीज में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक्सचेंज होगा। नेक्स्ट इज परंपरा सीरीज 2020 नेशनल फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस। दिस वाज लॉन्च्ड बाय आवर वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर वेंकैया नायडू एंड इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किसने किया? नाट्य तरंगिणी ने यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया। नाट्य तरंगिणी ने यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया था, ऑर्गेनाइज किया था। ओके। एंड नाट्य तरंगिणी क्या है? ये एक इंस्टीट्यूट है विच वॉज फॉर्म्ड बाय फेमस कुचिपुड़ी डांसर्स राजा एंड राधा रेड्डी एंड कौशल्या रेड्डी। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट अमेंडमेंट बिल 2020 वॉज पास्ड बाय छत्तीसगढ़ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दी गई कि वो प्राइवेट मंडीज़ को डीम्ड मंडीज़ डिक्लेयर कर सकते हैं, साथ ही वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी सेटअप कर सकते हैं और जो फेयर प्राइसिंग है फार्मर के प्रोड्यूस के लिए, फार्मर्स को फेयर प्राइस मिले तो उसके लिए भी ये लोग
काम कर सकते हैं, कोई मेजर्स ले सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट स्पेशली। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि दिस बिल इज़ नॉट टू काउंटर द एग्रीकल्चर बिल विच वॉज रिसेंटली पास्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो 3 फार्म लॉज पास हुए थे उसको काउंटर करने के लिए नहीं है ये। नेक्स्ट इज बूंदी आर्किटेक्चरल हेरिटेज ऑफ अ फॉरगॉटन राजपूत कैपिटल। तो बूंदी जो है ये काफ़ी अपने आर्किटेक्चरल हेरिटेज के लिए फेमस है। तो यहाँ पर इस पर एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया एंड इस वेबिनार के दौरान बताया गया कि बूंदी जो है उसको सिटी ऑफ स्टेप वॉल्स, ब्लू सिटी या फिर छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। इसमें जो अर्लियर फेज में जो बूंदी के जो टेम्पल्स होते थे वो नागरा स्टाइल में होते थे, उसके बाद उसको नागरा और हवेली स्टाइल को मर्ज कर दिया गया एंड देन जैन टेम्पल्स वहाँ पे इमर्ज हुए। उसके बाद जो फोर्थ स्टाइल था वहाँ पर वो एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे टेम्पल्स बनने लगे। तो इस तरह से जो आर्किटेक्चरल यहाँ पे हिस्ट्री थी वो इमर्ज हुई। एंड इसके अलावा यहाँ पर जो अलग अलग टाइपोलॉजीज हैं आर्किटेक्चरल हेरिटेज की, जैसे यहाँ पर गढ़ हैं यानी कि फोर्ट्स हैं, रॉयल पैलेसेस हैं, देन बावरी हैं विच आर स्टेप वॉल्स, कुंड हैं, स्टेप टैंक्स हैं। ठीक है, इसके अलावा सागर महल है विच आर लेक पैलेस, जैसे कि मोती महल, सुख महल। ओके, तो इस तरह के वहाँ पर आर्किटेक्चर्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद पेज फ्लोरल ट्रिब्यूट्स टू प्रेसिडेंट KR नारायण। तो KR नारायण की 27 अक्टूबर को बर्थ एनिवर्सरी थी, तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे उनको फ्लोरल ट्रिब्यूट दिया गया एंड ही वॉज द 10th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये इम्पॉर्टेंट है कि ये 10th प्रेसिडेंट थे भारत के। ठीक है, उसके अलावा इनके बाद इनको रिप्लेस किया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। राइट, आगे बढ़ते हैं। 74th इन्फेंट्री डे वॉज सेलिब्रेटेड बाय इंडियन आर्मीज नर्दर्न कमांड। इंडियन आर्मी का जो नर्दर्न कमांड है वो कहाँ पर है, उधमपुर में है। एंड 74th इन्फेंट्री डे मनाया गया था क्योंकि ये उस दिन को याद किया जाता है जब इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन कैरी आउट किया था 27 अक्टूबर 1947 को अगेंस्ट द पाकिस्तानी एग्रेशन ऑन जम्मू एंड कश्मीर। तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि पाश्तून ट्रूप्स जो हैं वो इन द फॉर्म ऑफ ट्राइब्समैन उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर को इन्फिल्ट्रेट किया एंड देन उन्होंने वहाँ पर कब्जा करने की कोशिश की एंड देन इन रिटर्न इंडियन आर्मी ने उनको वापस खदेड़ने की कोशिश की। तो वही ऑपरेशन को याद करने के लिए 74th इन्फेंट्री डे सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट इज मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज अनाउंसेस कंप्लीशन ऑफ फेनी ब्रिज बाय दिसंबर 2020। तो फेनी ब्रिज जो है, जो कि एक रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट ब्रिज है फेनी रिवर के ऊपर, ये 1.8 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज है एंड दिस विल कनेक्ट साबरम इन इंडिया विद रामगढ़ इन बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। साबरम इज इन त्रिपुरा एंड रामगढ़ इज इन बांग्लादेश। ठीक है, और ये फेनी रिवर के ऊपर बना हुआ है क्योंकि फेनी रिवर एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है जो कि साउथ त्रिपुरा में ओरिजिनेट होती है एंड देन जाकर ये इधर बांग्लादेश में एंटर करती है। नेक्स्ट इज बांग्लादेशी बॉय अंजार मुस्तीन अली। इसने एक स्पेशल प्राइज जीता है इन ग्लोबल आर्ट कॉम्पिटिशन एंड इसको ऑर्गेनाइज किया गया था बाय ICCR। ठीक है, ICCR क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस। ठीक है, एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है और डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे जो हैं वो अभी इसके कारण प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट इज डेनियल मनेकर। ही इज़ एन इंटरनेशनल ऑथर एंड एडिटर। ही रिसेंटली पास्ड अवे। उन्हें अपनी बुक द ओल्ड लेफ्ट के लिए ओ हेनरी अवार्ड भी दिया गया था एंड ही ऑल्सो रोट बुक्स लाइक माई मिस्टेक, द ट्रीटमेंट। Next is Rajesh Nambiar has been named as the chairman and MD of Cognizant India. Cognizant India के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश नाम्बियार को अपॉइंट किया गया है एंड उन्होंने रिप्लेस किया है रामकुमार राममूर्ति को जिन्होंने अभी जुलाई में रिजाइन किया था। नेक्स्ट इज इंडिया टू रीऑर्गेनाइज मिलिट्री अंडर 5 थिएटर कमांड्स। तो अभी क्या होता है कि अगर जैसे मैरीटाइम सिक्योरिटी है या फिर अगर कोई लैंड बाउंड्री सिक्योरिटी है या फिर एरियल सिक्योरिटी है, तो उस सिक्योरिटी के लिए डिफरेंट फोर्सेस जो हैं जैसे इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी या फिर इंडियन नेवी, ये लोग अलग अलग जो है उसको सेफगार्ड करते हैं।
तो सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए, ऑपरेशंस को बेहतर तरीके से करने के लिए अब क्या होगा कि 5 थिएटर कमांड्स बनाए जाएंगे, जिसमें इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स से इकट्ठा किया जाएगा, लोगों को इकट्ठा किया जाएगा एक ही थिएटर कमांड के अंतर्गत, एंड देन वो उस पर्टिकुलर एरिया को सेफगार्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। जैसे कि एक नर्दर्न कमांड बनाया जाएगा, जिसमें काराकोरम पास इन लद्दाख से लेकर किबूती अरुणाचल प्रदेश तक का पूरा देखा जाएगा कि वहाँ पर बॉर्डर एरियाज़ को सेफगार्ड किया जाएगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। देन एक वेस्टर्न कमांड बनाया जाएगा जो इंदिरा कॉलोनल ऑन सल्टोरो रिज, जो कि सियाचिन ग्लेशियर पे लोकेटेड है, और वहाँ से लेकर गुजरात तक यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। थर्ड थिएटर कमांड जो होगा वो पेनिनसुलर कमांड होगा। इसके अलावा देन एक फुल फ्लेज एयर डिफेंस कमांड बनाया जाएगा जो एरियल सिक्योरिटी को इंश्योर करेगा, ओके, इंडियन एयर स्पेस को डिफेंड करेगा। एंड इसी तरह से एक मैरीटाइम कमांड बनाया जाएगा, ठीक है, जो मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर करेगा, ठीक है, जो इंडिया का वाटर स्पेस है उसको सबको पूरा एक मैरीटाइम कमांड के अंतर्गत रखा गया, दैट इज इंडियन ओशन एंड आइलैंड एरियाज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर 5 कमांड जो है बनाए जाएंगे, 5 थिएटर कमांड। मैं एक बार लिख देती हूँ, दिस इज इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा कमांड नहीं है। तो नर्दर्न कमांड, ओके, देन इट्स वेस्टर्न कमांड, आफ्टर दैट इट इज पेनिनसुलर कमांड, नेक्स्ट इज एयर डिफेंस कमांड, एंड लास्ट इज मैरीटाइम कमांड, ओके। चलिए अब हम आज की न्यूज़ देख लेते हैं। फर्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ नोटिफाइड न्यू लैंड रूल्स फॉर जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में नए लैंड रूल्स लाए गए हैं। पहले जैसा आपको पता था कि जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था उसकी वजह से जो कोई भी जम्मू कश्मीर के बाहर रहता है, जो परमानेंट रेजिडेंट नहीं है जम्मू एंड कश्मीर का, वो जम्मू एंड कश्मीर में लैंड नहीं खरीद सकता था। लेकिन आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन ब्रॉट अंडर द it has been made a union territory and it is now under the control of the central government। and यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नए लैंड रूल्स पास किए हैं। दिस हैज़ रिमूव द परमानेंट रेजिडेंट क्राइटेरिया फॉर बाइंग लैंड। अब यहाँ पर कोई भी पीपल जो भी आउटसाइड ऑफ स्टेट हैं, दे कैन बाय लैंड इन जम्मू एंड कश्मीर, जिसकी वजह से अब जो डेवलपमेंट है वो स्टेट में हो पाएगा। यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करने में दिक्कत नहीं होगी। दिस नोटिफिकेशन हैज़ ओमिटेड द परमानेंट रेजिडेंट क्राइटेरिया फ्रॉम सेक्शन 17 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट। तो जम्मू और कश्मीर के जो विकास अधिनियम है उसमें से सेक्शन 17 को, धारा 17 को हटा दिया गया है, जिसमें परमानेंट रेजिडेंट क्राइटेरिया दिया हुआ था। दिस न्यू लॉ विल बी कॉल्ड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अडेप्टेशन ऑफ सेंट्रल लॉज थर्ड ऑर्डर 2020। इसको केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पुनर्गठन केंद्रीय कानूनों का अनुकूलन तीसरा आदेश 2020 कहा जाएगा। The government has allowed the transfer of land in favor of a person or institution for the development of healthcare and educational infrastructure। तो अब सरकार जो है वो सरकार ने स्वास्थ्य और शैक्षिक बुनियादी ढांचों के विकास के लिए एक व्यक्ति या संस्था के पक्ष में भूमि के हस्तांतरण की अनुमति दे दी है। अब ट्रांसफर ऑफ लैंड जो है वो हो सकता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट विल ऑल्सो ब्रिंग न्यू सेपरेट लैंड लॉज फॉर लद्दाख। तो लद्दाख के लिए भी अलग से भूमि कानून लाए जाएंगे। अंडर द न्यू नोटिफिकेशन अ स्ट्रैटेजिक एरिया विद इन अ लोकल एरिया कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड बाय बिलो द रैंक ऑफ कॉर्प्स कमांडर। तो इसमें यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कोई भी जो ऑफिसर है जो कोर कमांडर कॉर्प्स कमांडर से नीचे नहीं हो, तो वो किसी लोकल एरिया में स्ट्रैटेजिक एरिया डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है। उससे बिलो रैंक का जो कमांडर होगा वो नहीं कर सकता है। इससे ये जो अभी पास हुआ है इसकी वजह से 12 स्टेट लॉज को रिपील कर दिया गया है और जो 26 लॉज हैं स्टेट्स की उसको मॉडिफाई कर दिया गया है। इट हैज़ कम्प्लीटली रिपील्ड द J&K एलिनिएशन ऑफ लैंड एक्ट 1995, जम्मू एंड कश्मीर बिग लैंड स्टेट्स एक्ट
and the Jammu and Kashmir Common Lands Regulation Act of 1956 and the Jammu and Kashmir Consolidation of Holdings Act 1962। तो ये सारे ही जो है कानून इनको पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है। According to the new amendment in Jammu and Kashmir Land Revenue Act of 1996, only agriculturist of Jammu and Kashmir can purchase agriculture land। तो यहाँ पर जो अधिनियम है इसमें नया अमेंडमेंट लाते हुए कहा गया है कि केवल जो जम्मू और कश्मीर के कृषक हैं वो ही कृषक भूमि को खरीद सकते हैं। नो ट्रांसफर ऑफ लैंड विल बी अलाउड इन फेवर ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट एन एग्रीकल्चरिस्ट। तो जो व्यक्ति कृषक नहीं है उसके पक्ष में भूमि के हस्तांतरण को अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पर सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं वो खरीद सकते हैं, और अगर कोई पर्सन जो है वो एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है तो वहाँ पर ट्रांसफर ऑफ लैंड नहीं होगा। जम्मू एंड कश्मीर की हम बात करें, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को रीऑर्गेनाइज किया गया इनटू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो जी.सी. मुर्मू थे, जो अभी करंटली CAG हैं, एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के जो करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर है और जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो R.K. माथुर हैं। ठीक है, This Union Territory of Jammu and Kashmir is located to the north of Himachal Pradesh and Punjab। हिमाचल प्रदेश और पंजाब के उत्तर में ये स्थित है, एंड इसकी जो विंटर कैपिटल है वो जम्मू है और समर कैपिटल श्रीनगर है। करेंटली लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पर मनोज सिन्हा है। क्वेश्चन है आपके लिए, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिमूव द परमानेंट रेजिडेंट क्राइटेरिया फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। हाल ही में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भूमि कानूनों के लिए स्थायी निवासी मानदंड हटा दिए हैं? छत्तीसगढ़, मणिपुर, जम्मू एंड कश्मीर एंड त्रिपुरा। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट इज IAEA, दैट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो यूनाइटेड नेशंस की एटॉमिक वॉच डॉग है। उसने कंफर्म किया है कि ईरान जो है वो एक बिल्ड कर रहा है अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी। ठीक है, जो पहले भी न्यूज़ में था। और अकॉर्डिंग टू IAEA, ईरान ने लो एनरिच यूरेनियम स्टॉक पाइल करा हुआ है, इकट्ठा किया हुआ है, भंडार किया हुआ है उसका, लेकिन वो उतना नहीं है जिसकी वजह से जिससे एक न्यूक्लियर वेपन जो है वो बनाया जा सके। तो परमाणु हथियार बनाने के लिए वो पर्याप्त नहीं है, लेकिन स्टॉक पाइल किया है लो एनरिच यूरेनियम। ईरान की एक न्यूक्लियर फैसिलिटी है नटान्स में, जिस पर जो हमला हुआ था जुलाई में डिस्ट्रॉय हो गई थी। ठीक है, वो न्यूज़ में था तो हमने पढ़ा था। एंड आफ्टर दैट ईरान स्टेटेड दैट इट वुड बिल्ड अ मोर सिक्योर न्यूक्लियर फैसिलिटी अराउंड नटान्स। तो इसके बाद ईरान ने कहा था कि नटान्स के आसपास वो एक अत्यधिक सुरक्षित परमाणु सुविधा का निर्माण करेगा। इन 2002 सैटेलाइट शोड एंड अंडरग्राउंड फैसिलिटी एट नटान्स। तो 2002 में सैटेलाइट से पता चला कि एक नटान्स में अंडरग्राउंड फैसिलिटी बनाई जा रही है। इट इज़ प्रेजेंट ओवर देयर एंड IAEA विजिटेड इट इन 2003। तो जब वो वहाँ पर गए 2003 में तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे अंडरग्राउंड सेंट्रीफ्यूज न्यूक्लियर फैसिलिटी अवेलेबल थी। इन 2015 तब फिर 2015 में एक डील साइन हुई जिसको जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन ऑफ प्लान या फिर ईरान न्यूक्लियर डील के नाम से जाना जाता है। इसमें P5+1 कंट्रीज़ ने हस्ताक्षर किए और ये ईरान और P5+1 कंट्रीज़ के बीच में साइन हुआ था। इसकी वजह से ईरान को अलाउ कर दिया गया था टू प्रोड्यूस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ यूरेनियम एंड दैट टू फॉर द न्यूक्लियर एनर्जी फॉर द पीसफुल पर्पस एंड नॉट फॉर मेकिंग न्यूक्लियर वेपन्स। According to IAEA report, Iran has stockpiled 2,105 किलोग्राम ऑफ लो एनरिच यूरेनियम। तो IAEA की रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने 2,105 किलोग्राम का जो कम समृद्ध यूरेनियम है उसका भंडारण किया हुआ है। एंड दिस इज वेल अबव द लिमिट दैट वाज डिसाइडेड इन द जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। तो जो डील हुई थी ईरान न्यूक्लियर डील, उससे लिमिट को ये एक्सीड करता है। IAEA also stated that Iran does not possess that amount of uranium to produce a bomb। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि although there is stockpiling of low enriched uranium, but this is not sufficient to produce a nuclear weapon। ईरान की हम बात करें तो ये वेस्टर्न एशिया में लोकेटेड है। इसकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी तेहरान है और प्रेसिडेंट यहाँ पर हसन
रूहानी है। ईरान न्यूक्लियर डील की हम बात करें तो इसको जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के नाम से भी जाना जाता है। जुलाई 2015 में साइन हुई थी एंड इसको ईरान और जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, जो कि चाइना, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया है, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर साइन किया था। एंड रिसेंटली यूएसए हैज़ विड्रॉन फ्रॉम दिस ट्रीटी। तो यूएसए ने इस संधि से जो है वो हट चुका है, क्योंकि यहाँ पर उसका कहना था कि ईरान ने अपनी जो भी शर्तें हैं उनको नहीं माना है अंडर द डील, और वो अभी भी अंडरग्राउंड फैसिलिटी जो है उसने लगाई हुई है, जिसमें लो एनरिच्ड यूरेनियम को स्टॉक पाइल कर रहा है। इसके चलते यूएस ने इस ट्रीटी से विड्रॉ किया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन फॉर यू। रिसेंटली IAEA हैज़ कन्फर्म द बिल्डिंग ऑफ एन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी बाय विच कंट्री। हाल ही में IAEA ने किस देश द्वारा भूमिगत परमाणु सुविधा के निर्माण की पुष्टि की है? इजराइल, ईरान, सूडान एंड नॉर्थ कोरिया। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? कहाँ पर ये न्यूक्लियर फैसिलिटी मिली है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज ईरान। Next is President has signed an ordinance brought by the government for setting up a commission to manage air quality in NCR and adjoining areas। तो राष्ट्रपति ने NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता के प्रबंधन के लिए एक आयोग की स्थापना के लिए सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अच्छा, ये जो कमीशन होगा इसमें एक गवर्नमेंट ऑफिशियल होंगे जो उनकी रैंक जो है वो सेक्रेटरी की रैंक या चीफ सेक्रेटरी की रैंक के बराबर होगी। इसके अलावा इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से रिप्रेजेंटेटिव होंगे, देयर विल बी रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। फिर स्टेट ऑफ दिल्ली के मेंबर्स होंगे, हरियाणा से होंगे, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जो कि नियर बाय एरियाज है NCR और नियर बाय एरियाज के मेंबर्स होंगे। और इसके अलावा टेक्निकल एक्सपर्ट्स होंगे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और इसरो से। यह NCR क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय, शोध और समस्याओं की पहचान करने में मदद करेगा। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट यही है कि जो एयर क्वालिटी है उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे इंस्टीट्यूशंस में बेहतर समन्वय बनाया जा सकता है, कैसे बेहतर कोऑर्डिनेशन हो सकता है। इसके अलावा रिसर्च रिलेटेड टू एयर क्वालिटी, इम्प्रूविंग एयर क्वालिटी, ये सभी जो है यहाँ पर की जाएंगी। दिस कमिटी विल हैव द पावर्स टू मेक एनी डिसीजन टू इम्प्रूव द एयर क्वालिटी इन NCR एंड एडजॉइनिंग एरियाज। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि जब भी एयर पोल्यूशन की सिचुएशन आती है दिल्ली NCR में, तो हम एक स्ट्रैटेजी जो है यहाँ पर अडॉप्ट करते हैं एंड उस स्ट्रैटेजी के चलते हुए हम कुछ एक्शंस लेते हैं। इसी तरह से ये जो कमीशन होगा ये कोई भी एक्शन लेने के लिए फ्री है, ठीक है, डिसीजन ले सकता है रिगार्डिंग कि क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए टू इम्प्रूव द एयर क्वालिटी इन दिल्ली NCR एंड एडजॉइनिंग एरियाज। दिस कैन ऑल्सो डिसाइड द पैरामीटर्स फॉर एमिशन और डिस्चार्ज ऑफ पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। तो ये विभिन्न स्रोतों से प्रदूषकों के उत्सर्जन या निर्वहन के लिए पैरामीटर भी तय कर सकता है। दिस कमीशन विल बी डिवाइडेड इनटू 3 सब कमिटीज। तो इसमें जो है 3 सब कमेटी होंगी। कौन कौन होगी? निगरानी और पहचान पर समिति, कमेटी ऑन मॉनिटरिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, देन कमेटी ऑन सेफगार्डिंग एंड एनफोर्समेंट, सुरक्षा और प्रवर्तन पर समिति, एंड थर्ड इज कमेटी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान और विकास पर समिति। अच्छा, दिल्ली NCR और एडजॉइनिंग एरियाज में एयर पोल्यूशन के रीज़न क्या है? तो इम्पॉर्टेंट कुछ हैं, जैसे स्टबल बर्निंग, पराली का जलना, क्योंकि नेक्स्ट वीट बोनी होती है यहाँ पे आसपास पंजाब, हरियाणा एंड देन यूपी के रीजन्स में, तो दे प्रेफर स्टबल बर्निंग ताकि जल्दी से खेत में वो गेहूँ बो सकें। एंड देन इसके अलावा व्हीकुलर एमिशन, वाहनों का उत्सर्जन, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है दिल्ली NCR एंड एडजॉइनिंग एरियाज़ में, तो व्हीकुलर एमिशंस बहुत होते हैं। देन डस्ट पार्टिकल एंड पॉल्यूटेंट डज नॉट मूव ड्यू टू स्टैग्नेंट विंड्स इन विंटर। तो सर्दियों में क्या होता है कि ड्यू टू लो टेम्परेचर और हवा कम चलती है, तो जो डस्ट पार्टिकल्स और पॉल्यूटेंट्स हैं वो सस्पेंडेड रह जाते हैं एयर में, जिसकी वजह से जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं उनका जो अमाउंट है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी इश्यूज एंड अदर थिंग्स होती हैं। देन इसके अलावा ओवर पॉपुलेशन, वन ऑफ द मेजर रीजन्स,
क्योंकि ओवर पॉपुलेशन होगा तभी व्हीकलर एमिशंस बढ़ेगा, देन फैक्ट्री एरियाज़ में ज़्यादा जो है पॉपुलेशन रहेगी तो उत्सर्जन ज़्यादा होगा वहाँ से भी, देन जो वेस्ट को जलाते हैं, देन इसके अलावा बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन। देन इसके अलावा इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, औद्योगिक प्रदूषण की वजह से होता है, ठीक है, स्पेशली द थर्मल पावर प्लांट्स। क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन इन एनसीआर एंड एडजॉइनिंग एरियाज। एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? स्टबल बर्निंग, पराली का जलना, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, औद्योगिक प्रदूषण, व्हीकुलर पोल्यूशन, वाहन प्रदूषण, एंड ऑल ऑफ द अबव। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला। उन्होंने अपनी 7 दिवसीय जो यात्रा है, 7 डेज विजिट है टू फ्रांस, जर्मनी एंड यूनाइटेड किंगडम, वो स्टार्ट कर दी है एंड ये कल से शुरू हो गई है एंड दिस विल कमेंस टिल November 4 एंड इन दिस विजिट वो बहुत सारे इश्यूज को डिस्कस करेंगे, जैसे लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑन द बॉर्डर स्टैंड ऑफ विद चाइना, इसके अलावा कोविड-19 से रिलेटेड क्या कॉपरेशन होना चाहिए टू डील विद दिस कोविड-19 पेंडेमिक, आफ्टर दैट मैटर्स ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट एंड देन द बायलैटरल रिलेशंस विल बी रिव्यूड कि किस लेवल पे हैं और आगे कैसे कोऑर्डिनेशन को, कॉपरेशन को बढ़ाया जा सकता है बिटवीन इंडिया एंड डिफरेंट कंट्रीज। He'll meet with business persons, academics, intellectuals and media persons in these 3 countries. तो वो व्यवसायिक व्यक्तियों, शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों और मीडिया कर्मियों के साथ बैठक करेंगे। Indian government stated that France, Germany and UK are strategic partners and India has close and well-established relations with them. तो भारत सरकार ने कहा कि फ्रांस, जर्मनी और यूके रणनीतिक साझेदार हैं और भारत के उनके साथ करीबी और काफ़ी अच्छे संबंध हैं। India has established trade and commercial ties with these countries and works with them on many platforms. तो भारत ने अपने जो व्यापार और वाणिज्यिक संबंध हैं वो इन सारी कंट्रीज़ के साथ स्थापित किए हुए हैं और साथ ही वो अलग अलग मंचों पे इन कंट्रीज़ के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जैसे G20 प्लेटफॉर्म हुआ, देन उसके अलावा यूनाइटेड नेशंस एज एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और भी वेरियस प्लेटफॉर्म्स हैं। Then issues of robust and reformed multilateralism and open and inclusive Indo-Pacific will be discussed in the visit. तो यहाँ पर जो हम बात करते हैं कि जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड लेवल पे मल्टीलेटरलिज्म होना चाहिए, यूनिलेटरलिज्म नहीं होना चाहिए, यानी कि एक पावर ना रहे, एक सुपर पावर ना रहे, बहुत सारी कंट्रीज़ के पास पावर होनी चाहिए। इसके अलावा जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ पर ओपन और इंक्लूसिव रहे, क्योंकि वहाँ पे जो चाइना का एग्रेशन है उसकी वजह से काफ़ी कंट्रीज़ वहाँ पे इश्यूज़ को रेज़ कर रही हैं। फ्रांस की हम बात करें तो एक वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री है जिसकी कैपिटल पेरिस है। प्रेसिडेंट यहाँ पर इमैनुअल मैक्रोन है, प्राइम मिनिस्टर जीन कास्टेक्स हैं और इसकी जो करेंसी है वो यूरो है। वहीं जर्मनी की हम बात करें तो ये सेंट्रल और वेस्टर्न रीजन ऑफ यूरोप में लोकेटेड है और इसकी जो कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है वो बर्लिन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रांस की लोकेशन। देन इट शेयर इट्स बॉर्डर विद जर्मनी, जर्मनी के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, इटली एंड स्पेन के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। और जर्मनी अपना बॉर्डर इधर नीदरलैंड्स, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, देन इटली, इन सब के साथ शेयर करता है, देन फ्रांस ऑल्सो। यूनाइटेड किंगडम की हम बात करें तो ये एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट नेशंस, दैट इज़ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, this Wales and Northern Ireland. Okay, so this is the location of United Kingdom. इसकी कैपिटल लंदन है, करेंसी यहाँ पे पाउंड स्टर्लिंग है और इट इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इज़ द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। भारत के विदेश सचिव कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला, अजय कुमार, अजय भूषण पांडे एंड राजीव कुमार। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? गाइस कीप कमेंटिंग द करेक्ट आंसर। The correct answer will be option A, that is हर्षवर्धन श्रृंगला। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कैसी चल रही है और आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ने में मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है, या फिर आपको कोई चेंजेस चाहिए कुछ, या फिर आपको लगता है कुछ सजेशन है, तो आप वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं।
नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ACER सर्वे। तो आपको पता ही होगा कि ACER सर्वे जो आता है NGO प्रथम जो है कंडक्ट करता है, एंड इसमें जो भी रूरल चिल्ड्रन है उनके बारे में रहता है कि चिल्ड्रन की एजुकेशन लेवल क्या है। बेसिकली मैथ्स और रीडिंग स्किल्स को वो देखते हैं। तो अभी ये जो ACER सर्वे हुआ था ये सितंबर में कंडक्ट किया गया था, और इसमें पाया गया कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से 20% से ज़्यादा जो रूरल चिल्ड्रन हैं, जो रूरल स्टूडेंट्स हैं, उनके पास घर पे टेक्स्ट बुक्स ही नहीं हैं। एंड कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से ऑलरेडी 6-7 महीने के लिए स्कूल बंद रहे हैं, तो इनको एक्सेस नहीं हुआ है टू द लर्निंग मटेरियल। जो जिस हफ्ते में ये सर्वे कंडक्ट किया गया उस हफ्ते में पाया गया कि हर 3 में से एक रूरल चिल्ड्रन के पास कोई लर्निंग एक्टिविटी उन्होंने नहीं की है उस पूरे वीक में। अच्छा, स्मार्टफोन्स की जो ओनरशिप है वो बढ़ी है। इट हैज़ डबल्ड फ्रॉम 2018 ड्यू टू दिस कोविड-19 पेंडेमिक, और 1/3 ऑफ चिल्ड्रन जिनके पास स्मार्टफोन का एक्सेस है लेकिन उनको कोई लर्निंग मटेरियल नहीं मिला है। तो ये एक दुविधा है यहाँ पर। तो इस सर्वे में हाईलाइट किया गया कि कैसे रूरल स्टूडेंट्स को लॉस हो रहा है ड्यू टू द एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, स्कूल, फैमिली रिसोर्सेज, एंड इसकी वजह से एजुकेशन में डिजिटल डिवाइड आ रहा है। एंड ऑल्दो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को परमिशन दे दी है कि अगर वो स्कूल को खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो जो भी कोविड-19 सेफ्टी मेजर्स हैं उनको फॉलो करें। बट स्टिल काफ़ी बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो देर इज़ सम लॉस फॉर देम। तो वहाँ पर वो एड्रेस करने की ज़रूरत है, स्पेशली इन द रूरल एरियाज़। ACER is a nationwide survey conducted by the NGO Pratham of rural education and learning outcomes in reading and arithmetic skills. Next is, which of the following is correct regarding the ACER survey? ACER सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? Around 20% of rural children do not have textbooks at home due to COVID-19. कोविड-19 के कारण लगभग 20% ग्रामीण बच्चों के पास घर पर पाठ्य पुस्तकें नहीं हैं। इट इज़ अ नेशन वाइड सर्वे कंडक्टेड बाय NGO प्रथम। यह NGO प्रथम द्वारा आयोजित एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण है। सो यू हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट कोड 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइए। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन C, दैट इज बोथ 1 and 2, दोनों ही यहाँ पे कथन सही है। नेक्स्ट इज, गवर्नमेंट रिलीजेस कंसोलिडेटेड FDI पॉलिसी सर्कुलर ऑफ 2020। तो जो FDI डिवीजन है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, दैट इज DPIIT, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट है, उसने कंसोलिडेटेड FDI पॉलिसी सर्कुलर 2020 जारी किया है, जो 15 अक्टूबर 2020 से इफेक्टिव होगा। इससे पहले जो पॉलिसी लॉन्च की गई थी वो 3 साल पहले लॉन्च की गई थी 2017 में। एंड ये जो 2020 की पॉलिसी है, दिस इज अ सिंगल डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स ऑल द FDI पॉलिसी डिसीजंस विच वर टेकन बाय द गवर्नमेंट। The circular includes restriction applied by the government on investments from land boundary sharing countries in April 2020। तो इस परिपत्र में अप्रैल 2020 में भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से निवेश पर सरकार ने जो प्रतिबंध लगाए थे वो भी शामिल है, वो भी लिखा हुआ है। Government has also permitted a maximum of 26% FDI through government approval route in uploading or streaming news and current affairs through digital media। सरकार ने डिजिटल मीडिया के माध्यम से समाचार और वर्तमान मामलों को अपलोड करने के लिए, यानी कि करंट अफेयर्स को अपलोड करने या स्ट्रीमिंग करने के लिए सरकारी अनुमोदन मार्ग के माध्यम से अधिकतम 26% FDI की अनुमति दी है। तो यहाँ पर जो पर्सन्स हैं जो इंडिया के बाहर रिसाइड करते हैं, बाहर रहते हैं, दे कैन मेक फॉरेन इन्वेस्टमेंट, चाहे तो वो FDI के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं भारत में या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के थ्रू कर सकते हैं। जो FDI होता है नॉन डेट फाइनेंशियल रिसोर्स होता है, गैर ऋण वित्तीय संसाधन का एक स्रोत होता है। FDI means investment by residents outside India through shares, bonds, etc. in an unlisted Indian company। तो जो अनलिस्टेड इंडियन कंपनी होती है उसमें ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं शेयर्स के थ्रू, बॉन्ड्स के थ्रू।
FDI also means investment by resident outside India in 10% or more of a post-issue paid-up equity capital of a listed Indian company. Listed Indian company में भी ये लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है, which is 10% or more of post-issue paid-up capital. That is paid-up capital share after issuance of शेयर. जब शेयर इशू हो जाते हैं उसके बाद जो उसका पेड-अप शेयर कैपिटल होता है उसका 10%, ठीक है. क्वेश्चन आपके लिए, गवर्नमेंट हैज रिसेंटली रिलीज द कंसोलिडेटेड एफडीआई पॉलिसी सर्कुलर ऑफ 2020 आफ्टर अ गैप ऑफ हाउ मेनी ईयर्स. सरकार ने हाल ही में कितने वर्षों के अंतराल के बाद 2020 की समेकित एफडीआई नीति परिपत्र जारी किया है? 1, 2, 3 एंड 4. तो अगर आपने ध्यान से न्यूज़ पढ़ी है तो ये आंसर आपके लिए इजी होना चाहिए. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 3 years, बिकॉज जो लास्ट पॉलिसी आई थी, जो पॉलिसी सर्कुलर आया था वो 2017 में आया था. नेक्स्ट इज इंडिया एंड यूके, दे हैव साइंड एग्रीमेंट्स ऑन फाइनेंशियल सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल फाइनेंस एट 10th इंडिया यूके इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग. तो 10वां भारत और ब्रिटेन का जो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल डायलॉग हुआ था, आर्थिक और वित्तीय वार्ता हुई थी, उसके दौरान काफ़ी एग्रीमेंट्स पे साइन किया गया, जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल फाइनेंस पर आधारित थे. एंड एग्रीमेंट्स इंक्लूड अ न्यू स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फॉर फास्टर डेवलपमेंट ऑफ गुजरात गिफ्ट सिटी इन द फॉर्म ऑफ एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेक्टर. सो समझौते में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में गुजरात की जो गिफ्ट सिटी है उसको तेजी से उसमें विकास करने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी शामिल है. The agreements also include support for developing the regulatory capacity of International Financial Services Center Authority. तो समझौते में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की नियामक क्षमता विकसित करने के समर्थन भी शामिल है. IFSCA क्या है? ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है. The two countries also agreed to establish a new UK-India Sustainable Finance Forum. तो यहाँ पर दोनों देशों ने इंडिया नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का समर्थन करने के लिए एक नया यूके इंडिया सस्टेनेबल फोरम, फाइनेंस फोरम, नया फाइनेंशियल मार्केट्स डायलॉग और इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी पर एक नया यूके इंडिया पार्टनरशिप स्थापित करना और वित्त पोषण के लिए भी सहमति व्यक्त की है. ठीक है, तो यहाँ पर एक तो यूके इंडिया सस्टेनेबल फाइनेंस फोरम स्टैब्लिश किया जाएगा, उसके अलावा न्यू फाइनेंशियल मार्केट्स डायलॉग स्टैब्लिश किया जाएगा और नया यूके इंडिया पार्टनरशिप ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी एंड फाइनेंसिंग भी स्टैब्लिश किया जाएगा. तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट किया गया था अभी कुछ समय पहले बाय आवर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, तो उसी के सपोर्ट के लिए यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ है. इंडिया हैज़ अलाउड इंडियन कंपनीज टू डायरेक्टली लिस्ट ऑन द लंदन स्टॉक एक्सचेंज. तो इंडिया को अलाउ कर दिया गया है, इंडिया ने अलाउ कर दिया है इंडियन कंपनीज को कि वो डायरेक्टली लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग कर सकती हैं. सिडबी एंड यूके गवर्नमेंट सपोर्टेड यूके इंडिया फास्ट ट्रैक स्टार्टअप फंड विल फंड अर्ली स्टेज टेक स्टार्टअप. तो सिडबी और यूके सरकार ने यूके फास्ट ट्रैक स्टार्टअप फंड का समर्थन किया जो शुरुआती चरण में तकनीकी स्टार्टअप को जहाँ पर निधि प्रोवाइड करेगा, फंड देगा. UK will be the president of G7 in 2021 and along with Italy it will jointly host COP26. तो COP26 जो है UK इटली के साथ मिलकर करेगा इन नवंबर 2021. वहीं G7 के लिए UK प्रेसिडेंट होगा 2021 में और इंडिया G20 का प्रेसिडेंट होगा 2022 में. So question आपके लिए, which of the following countries have signed agreements on financial services, infrastructure and sustainable finance? निम्न में से किस देश ने वित्तीय सेवाओं, बुनियादी ढांचों और स्थायी वित्त पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इंडिया एंड यूके, इंडिया एंड जापान, इंडिया एंड यूएस, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज इंडिया एंड यूके. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस इन इंडिया एंड बेंचमार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज रिपोर्ट जारी की गई है एंड इस रिपोर्ट को लॉन्च किया है नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, रॉकफेलर फाउंडेशन एंड स्मार्ट पावर इंडिया ने. ठीक है, इन चारों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है. इस रिपोर्ट में क्या क्या हाईलाइट्स थे?
This report is based on a survey conducted in 10 states representing about 65% of the rural population. तो यहाँ पर 10 states में ये conduct किया गया सर्वे और ये जो 10 states हैं इसमें 65% of rural population reside करती है. Sample size of the survey is more than 25,000. इसमें household, commercial enterprises और institutions शामिल हैं. 92% people have access to electricity infrastructure within 50 meters of their premises. तो इसमें देखा गया कि जो 92% लोग हैं उनके आसपास में 50 मीटर की दूरी में उनको बिजली के बुनियादी ढांचे की पहुंच है, वो उपलब्ध है. 87% people have access to grid based electricity. तो 87% लोगों के पास ग्रिड आधारित बिजली की पहुंच है. Nearly 85% of customers reported to have a metered electricity connection. तो 85% ग्राहकों के पास एक मीटर बिजली कनेक्शन होने की सूचना है. एवरेज इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज अबाउट 17 आवर्स पर डे. तो औसत बिजली की आपूर्ति प्रतिदिन लगभग 17 घंटे की है. इसके अलावा जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स थे जैसे प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना एंड दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है लोगों तक बिजली की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए. द रिपोर्ट हैज़ रिकमेंडेड सम मेजर्स इन द एरियाज ऑफ पॉलिसी एंड रेगुलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सस्टेनेबल इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेसिबिलिटी. तो रिपोर्ट में कुछ रिकमेंडेशंस भी दिए गए हैं कि क्या क्या एरियाज हैं ऐसे जहाँ पर कुछ स्टेप्स को लिया जाना चाहिए ताकि जो और लोगों तक पहुँच सुनिश्चित किया जा सके और साथ साथ सिर्फ एक्सेसिबिलिटी ही नहीं अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए. तो ऐसा ना हो कि सिर्फ पोल्स लगा दिए बिजली के एंड मीटर कनेक्शन दे दिया लेकिन वहाँ पर लाइट ही नहीं आ रही, इलेक्ट्रिसिटी ही अवेलेबल नहीं है. तो वो इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी भी वहाँ पर इम्पॉर्टेंट है. देन उसके अलावा जो डिस्कॉम्स की हालत है वो भी आप सबको पता ही है कितने वो डेट में है, कर्ज में है. तो वहाँ पर उनको भी उभारने के लिए काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं एंड मोर नीड्स टू बी डन. क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस इन इंडिया एंड बेंचमार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज रिपोर्ट. भारत में इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस और बेंचमार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज की रिपोर्ट में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 92% of people have access to electricity infrastructure within 50 meters of their premises. 92% लोगों के पास अपने परिसर के 50 मीटर के भीतर बिजली के बुनियादी ढांचे तक पहुंच है. 87% of people have access to grid based electricity. 87% लोगों के पास ग्रिड आधारित बिजली की पहुंच है. So one only, two only, both one and two and none of the above. So क्या सही है इस रिपोर्ट के बारे में? थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है. The correct answer is option C, that is both 1 and 2. Next is India hosted 19th meeting of Shanghai Cooperation Organization, ministers responsible for foreign economy and foreign trade activities. तो अभी SCO के जो मिनिस्टर्स हैं जो कि फॉरेन इकोनॉमी और फॉरेन ट्रेड एक्टिविटीज़ के लिए जिम्मेदार हैं उनकी 19th मीटिंग हुई और इसको होस्ट किया भारत ने. This was attended by Secretary General of Shanghai Cooperation Organization and ministers from Kyrgyz Republic, Kazakhstan, Pakistan, Russia, Tajikistan and Uzbekistan. India stated that intra-SCO trade and investment would speed in the speedy recovery from the aftermath of COVID-19 pandemic. तो भारत ने कहा कि जो भी SCO कंट्रीज़ के बीच में जो व्यापार है, अंतर व्यापार है और जो निवेश है इसकी वजह से कोविड-19 महामारी से जो है उभर सकते हैं जल्दी से. इसमें 4 डॉक्यूमेंट्स अडॉप्ट किए गए. सबसे पहला स्टेटमेंट ऑफ कॉपरेशन इन द रिस्पॉन्स ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, कोविड-19 महामारी की प्रतिक्रिया में सहयोग पर वक्तव्य जो कि फोकस करेगा कि कैसे एक्सेस टू मेडिसिन को सुनिश्चित किया जाए, उसमें कॉपरेशन रो डिफरेंट कंट्रीज़ का और ट्रेड को फैसिलिटेट किया जाए. नेक्स्ट इज स्टेटमेंट ऑन कॉपरेशन ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपदा अधिकार IPR पर सहयोग पर वक्तव्य. दिस विल हेल्प इन शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस रिलेटेड टू IPR. ये IPR से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अन्य क्षेत्रों में सहयोग, जानकारी और अनुभव को साझा करने में मदद करेगा. नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑन द मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ SCO कंट्रीज जो कि WTO के
मेंबर्स हैं एससीओ देशों के मंत्रियों की बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली पर वक्तव्य, जो WTO के सदस्य हैं। Action plan for implementation of MOU to stimulate cooperation within the framework of SCO in the field of MSMEs। तो MSME के क्षेत्र में SCO के ढांचे के भीतर सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए MOU के क्रियान्वयन की कार्य योजना, ठीक है, कि कैसे जो कॉपरेशन है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है इन द फील्ड ऑफ MSMEs। शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो दिस वाज अनाउंस्ड इन 2001 बाय द लीडर्स ऑफ 6 नेशंस। इसके अलावा इसमें अभी 8 मेंबर्स हैं, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान ने 2017 में इसको ज्वाइन किया। बाकी इसके 6 मेंबर्स हैं चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। तो मेनली यहाँ पर सेंट्रल एशिया की कंट्रीज हैं, चाइना है एंड इसके अलावा भारत और पाकिस्तान शामिल हैं। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? बीजिंग, चाइना में है। क्वेश्चन आपके लिए, हु होस्टेड द 19th मीटिंग ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन इकोनॉमी एंड फॉरेन ट्रेड एक्टिविटीज। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मंत्रियों की विदेश अर्थव्यवस्था और विदेश व्यापार गतिविधियों की 19वीं बैठक की मेजबानी किसने की है? पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान एंड इंडिया। तो किसने मेजबानी की है? हु होस्टेड दिस मीटिंग? The correct answer is option D, that is India. Next, Central Information Commission has issued notices to Central Public Information Officers of Ministry of Electronics and Information Technology, National Informatics Center and National E-Governance Division। तो जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है उसने अभी ऑर्डर्स इशू किए हैं CIPOs को, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, इसके अलावा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एंड नेशनल E-गवर्नेंस डिसीजन को, क्योंकि इन्होंने आरोग्य सेतु ऐप के क्रिएशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है। द कंप्लेनेंट हैज सॉट इंफॉर्मेशन अबाउट द लॉज अंडर विच आरोग्य सेतु वाज क्रिएटेड एंड इज हैंडल्ड। तो जिसने भी शिकायत करी थी उसने कहा कि उन कानूनों के बारे में जानकारी नहीं दी गई है जिसके तहत आरोग्य सेतु बनाया गया और उन्हें संभाला गया था। तो आपको याद होगा कि RTI एक्ट 2005 आने के बाद आपको अधिकार है, सूचना का अधिकार है कि आप किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आप क्वेश्चन कर सकते हो पर्टिकुलर चीज़ के लिए। तो यहाँ पे आरोग्य सेतु के बारे में जानकारी पाने की कोशिश की गई एंड देन CIC ने यहाँ पर नोटिस इशू किए हैं कि आपको वो जानकारी देनी होगी। सो CIC ऑर्डर CPIOs ऑफ MIT, NIC एंड NEGD टू अपीयर ऑन 24 नवंबर। तो 24 नवंबर को CIC ने उनको हाजिर होने का आदेश दिया है। The Section 20 of the RTI Act 2005 provides for penalties if CPIOs do not provide information within the specified time। तो हर डिपार्टमेंट में या फिर हर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक CPIO होता है, ठीक है, जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करते हैं तो सेक्शन 20 जो है RTI एक्ट का, वहाँ पर पेनल्टीज उस पर लग सकती हैं। इसके अलावा RTI एक्ट में कुछ एक सेक्शन में ये भी गिवन है कि कहाँ मतलब किस किस चीज़ से रिलेटेड आप जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको नहीं मिल सकती है। जैसे कि अगर आप इंटेलिजेंस ब्यूरो से कोई इन्फॉर्मेशन सीख करते हैं तो वो वहाँ पर RTI एक्ट आपका अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। जो भी नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। इसके अलावा आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोई भी जो सूचना है वो मांग सकते हैं। आरोग्य सेतु ऐप की हम बात करें तो गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था अप्रैल 2 में और इसका मेन एम यही है कि आसपास में एक तो पहले जागरूकता पैदा करना अबाउट द कोविड-19 पेंडेमिक, देन किसी को सिम्टम्स हैं, आपके आसपास कितने लोग को कोविड-19 है उसको पता करने के लिए ये आरोग्य सेतु ऐप बनाया गया था। एंड क्योंकि इसमें जो इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन फीड होती है, देन आपको अपना ब्लूटूथ ओपन करना पड़ता है ताकि जो आरोग्य सेतु ऐप है वो लगातार आपको रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो यहाँ पर एक कंसर्न भी है कि क्या ये सेफ़ है, तो इसी के बारे में शायद किसी ने जानकारी लेने की कोशिश की होगी। एंड नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंतर्गत है, उसने इसको डेवलप किया था और ये 11 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की हम बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है
जिसको RTA एक्ट 2005 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। तो ये एक वैधानिक बॉडी है। अगर कोई कहे कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन संवैधानिक निकाय है तो वो स्टेटमेंट गलत होगा। इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। इसमें एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं एंड 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। एंड इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे वजाहत हबीबुल्ला एंड करंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं बिमल जुल्का। सो क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? बिमल जुल्का, वजाहत हबीबुल्ला, सुनील अरोड़ा एंड अनिल कुमार। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इजी क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज बिमल जुल्का। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं एंड उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो कवर कर लिए हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।